हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस मॉडुलस। जैसा कि आप सब जानते हैं, फाइनेंस मॉडुलस जो है ये ये बताता है हमारे पार्टिकल को, ये एग्रीगेट को, कि वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। देखो, ये वैसे एग्रीगेट का तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंस मॉडुलस। ठीक है, इससे पिछले में हमने टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, इससे पिछले में हमने टेस्ट पढ़े थे। और फाइनेंस मॉडुलस, अब देखो, एक प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने घर में एक छलनी है, आटा छानने वाली। तो उसे यदि आप छान रहे हो, उसे आप यदि छान रहे हो, नहीं, छान नहीं रहे हो, उसे यदि आप छान रहे हो, तो उससे पता पड़ जाता है कि आपका आटे का जो पार्टिकल है उसका साइज कितना है। यदि वो छोटे होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और जो भूसा होता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जो हम उन्हें नहीं खा सकते, वो रिटेन कर जाता है चलनी पर, रुक जाता है। तो इससे हमें यह अंदाजा हुआ चलनी से कि हमारा कितना आटे का साइज कितना है। अब ऐसे ही हम चलनी यूज करते हैं एग्रीगेट के लिए। भाई हमें एग्रीगेट मिक्स है, कभी किसी साइड पर गए, वहां पर मिक्स है, और हमें ये पता करना है कि हमारे जो ये एग्रीगेट है उसका कितना साइज है, और वो मिक्स है कितनी उसकी एक मीन है, कितना है उसका मीन। कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो सबसे ज्यादा हैं, कौन से ऐसे पार्टिकल सबसे कम है, ये भी पता पड़ जाएगा। इससे हमें भी पता पड़ जाएगा कि कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जिनके बीच में ही लाई कर रहे हैं, उनका मीन पता पड़ जाएगा। अच्छा, तो एक बार समझ लीजिए कि डेफिनेशन है, एन इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट दी मीन पार्टिकल साइज ऑफ एग्रीगेट। मतलब कि जो आपके इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके मीन जो पार्टिकल साइज है वो एग्रीगेट का कितना है। अब इंडेक्स नंबर भी हम देखेंगे। देखो, सील नंबर भी होता है इसमें। स्टैंडर्ड सीव IS 2386 के हिसाब से फोर फाइन पार्टिकल, हम सब जानते हैं कि 4.5 mm से जो छोटे होते हैं वो हमारे फाइन पार्टिकल होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसमें भी छलनी एक प्रकार से 11 होती हैं, 6 फाइन में और 5 कोर्स में। तो इसमें 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, है ना, 1.1 mm, 2.36 mm, 4.75 mm, ये होते हैं आपके क्या, कोर्स एग्रीगेट के से छोटे, मतलब फाइन एग्रीगेट। जो इसमें जो 10, ये है 10, ये नहीं होगा। क्या, 10 नहीं होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जो पार्टिकल है हम सब जानते हैं। अब कोर्स एग्रीगेट हमारे 10 mm, 20 mm, 40 mm, 37 mm, 80 mm तक, 4.75 से लेके आपके उससे बड़े बड़े जो भी होंगे 80 mm तक, वो होते हैं कोर्स एग्रीगेट। अब समझो, मैं बताता हूँ। जैसे ये छलनी है, तो एक प्रकार से हम देख लेते हैं। देखो, ये छलनी कितनी है, एक प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 छलनी होती है। कुछ 4.75 mm से छोटी होंगी, कुछ 4.75 से बड़ी होंगी। ठीक है, अब आते देखो, हमारा जो, हमने मान लिया कि एक नंबर जो सीव हमारी वो होती है 150 माइक्रोन की, 2 नंबर 300, 600, 1.18 mm, 2.36, 4.75, 7 नंबर की होती है 10 mm, फिर 20 mm, 40 mm, 63 mm, 80 mm, ये होती है।
अब हमने कोई पार्टिकल लिया, एग्रीगेट लिया, मतलब एक प्रकार से हमने एग्रीगेट लिए, उसको हमने 80 mm है, ठीक है, तो कितने छल्ली पर रुक रहे हैं? 1000 हमने ग्राम लिया है, मतलब एक प्रकार से हमने 1 किलो एग्रीगेट लिया और हम ये देखना चाह रहे हैं हर छल्ली पर वो कितना रुक रहा है, कितने ग्राम रुक रहा है। तो हमने मान लिया 80 mm की जो सीप पर उस पर 80 ग्राम रुक रहा है, 63 mm पर 120 ग्राम रुक रहा है, 40 mm की सीप पर 80 ग्राम रुक रहे हैं, फिर 100 ग्राम, 120 ग्राम, ऐसे ऐसे रुक रहे हैं। ये टोटल हो गए 1000, मतलब कि 1000 मतलब 1 kg। तो 1000 ये है प्लस 80 ये है, तो हमें ये देखना है कि कितना परसेंटेज रुके हैं, कितने परसेंटेज रुके हैं हमारे। इसको हम यदि परसेंटेज में करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इससे ये करा, ठीक है, इससे ये करा, इससे ये करा, तो हमारे 8% रुके, 8% हुए 80, मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में से यदि 80 ग्राम आपके 80 mm की सीप पर रुके, तो उसके 1000 ग्राम में से 80 ग्राम जो है वो 8% हुए। 63 mm 63 mm की सीप पर 120 ग्राम रुके 1000 ग्राम में से एग्रीगेट, तो वो 12% हुए। ये 8% हुए, 10%, 12, 15, ये टोटल हो गए 100। अब हमने इसका क्यूमुलेटिव करना है, क्यूमुलेटिव रिटेन। देखो सबसे ऊपरली जो सीव है, मैं यहीं बना देता हूं, जो सबसे ऊपरली जो सीव है इस पर 8% रुके, ठीक है, हमें पता है। इस पर 12% रुके, तो हम ये कह सकते हैं जो 11 नंबर की जो सीव नंबर है उस पर 8% रुके सर, मान लिया। सर यदि यदि ये 11 नंबर की सीव नहीं होती, 80 mm वाली जो सीव नहीं होती, बाय चांस हम इसको उठा लेते तो हम कोई भी एग्रीगेट डालते तो 8% तो ये वाले रुकते और 12% ये वाले रुकते। मतलब कहने का मतलब ये वाली सीव हम यदि हम हटा लें यहां से, बाय चांस यदि ये ना हो, सपोज मान लो, तो 8% वाले जो है, जो 80 ग्राम रुके हैं, वो जो पार्टिकल रुके वो भी इस पार्टिकल पर रुकेंगे, क्योंकि ये भी बड़े होंगे, ये तो 63 से mm से बड़े ही होंगे, तो ये भी रुकेंगे। और जो 63 mm वाली सीप पर रुकेंगे वो भी इसी पे रुकेंगे। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 12 कितने हो जाएंगे, 20। फिर 9 नंबर सीप पर जो 40 mm की जो सीव साइज है उस पर 80 ग्राम तो रुके, लेकिन 8% तो रुके 1000 में से 80 के कितने हुए, 8%। तो इन दोनों का जो देखो, 8 + 12 कितने हुए, 20, 20 + 8 कितने हुए, 28। तो हमें क्या करना है, ये शॉर्टेज करने के लिए हमें डायरेक्ट 28 में से प्लस करे तो 38, 38 में से प्लस 12 करे तो 50, 50 में से 15 करे 65, 65 में से 15 करे 80, 80 में से प्लस 9% और करे तो 79। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें ये क्यूमुलेटिव पता पड़ जाएगा, हमें ये क्यूमुलेटिव पता पड़ जाएगा कि ये हमारे कितने हैं। क्या समझे? तो ये हमें क्यूमुलेटिव टोटल पता पड़ जा रहा है, ये 69.5%।
जो सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज है वो कितना है 669.5। फाइनेंस मॉडुलस हम सब जानते हैं, उसे 100 से हम डिवाइड दे देते हैं तो हमारी आ जाती है फाइनेंस मॉडुलस 6.70। आगे जी, अब यदि हमारी फाइनेंस मॉडुलस 6.7 है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कोर्स एग्रीगेट को। कैसे? 6.7। अब ये देखना है हमें कि 6 नंबर की सीप कौन सी है। सर 6 नंबर की सीप ये है, 6 नंबर की सीप ये है और 6.7 हो रहा है। कितना? 6.7। तो 6 से तो ज्यादा ही है, तो 6 से ज्यादा ही है तो इसका मतलब ये 6 से ज्यादा है तो 4.75 से ज्यादा है तो वो कौन से होंगे? वो कोर्स एग्रीगेट होंगे। तो यही बता रहा हूं, ये रे, ये क्या है? कोर्स एग्रीगेट को करता है। ठीक है, जो फाइनेंस मॉडुलस आपके 6 से लेके 8 mm की 8 नंबर तक होती है फाइनेंस मॉडुलस, वो होती है आपकी कोर्स एग्रीगेट की। जो स्टैंडर्ड सीरीज है पार्ट 1 के हिसाब से फाइन इंटू कोर्स मिक्स्ड, जैसे कि ये 80, 63, 40, 20, 10, 4. ये सब ये चल उसके सी साइज है। फिर क्या करते हैं, जितना रुका है उसको, जो हर सीट पर रुके हैं वो कितने परसेंटेज रुके हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, जितने रुके हैं उसमें से 1000 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर ही आ जाता है कितने परसेंटेज रुके हैं। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। फिर उसको ये करते हैं कि रनिंग टोटल ऑफ डाउनवर्ड, कि टोटल कितने रुके सीप पर। तो फाइनेंस मॉडुलस इज द नंबर जो शो करता है एवरेज पार्टिकल साइज को, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सीव एनालाइज एंड सीव काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम्स। टोटल वेट, सम ऑफ ऑल रिटेन वेट मस्ट इक्वल 1000 ग्राम। और ऑर्डर चेक्स ऑलवेज लिस्ट सीव फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम पहले लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेक करते हैं भाई, सबसे पहले ऊपर वाली तो देखेंगे कितने एमएम रुके हैं उस पे पार्टिकल या एग्रीगेट, कितने एमएम के एग्रीगेट के पार्टिकल रुके हैं। क्यूमुलेटिव मतलब कितने टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल है ना। तो यही है, मैं यही बता रहा हूं कि वो एवरेज बताता है। जैसे इफ यदि ऑल पार्टिकल आर वेरी फाइन, आपके जितने भी पार्टिकल है वो वेरी फाइन है तो वो सब पास कर जाएंगे, और जब सब पास कर जाएंगे सीप से तो वो 1 पर आएगी। तो इसका मतलब ये है वेरी फाइन और मिनिमम, सबसे मिनिमम होगी। देखो कहने का मतलब ये है, जैसे ये छलनी है, यदि बहुत छोटे पार्टिकल है सब यहां आके रुक जा रहे हैं, यहां आके रुक जा रहे हैं तो सर 1 ही होगा। और सर यदि बहुत बड़े पार्टिकल हैं, बहुत 80 mm से ज्यादा बड़े पार्टिकल है तो वो यहां रुक जाएंगे। वो यदि यहां रुक जाएंगे तो 11 नंबर की सीट पर रुकेंगे। तो हमारा जो एफएम जो होगा, एफएम नंबर यदि 11 है, इफ ऑल पार्टिकल आर वेरी कोर्स दे स्टेट ऑन द टॉप सीव, एफएम 11 है मैक्सिमम। नॉर्मल वैल्यू फाइन सैंड एफएम अबाउट 2.2 से लेकर 3.2। हमारी जो फाइन सैंड होती है वो 2.2 से लेकर 3.2 होती है, और कोर्स एग्रीगेट जो हमारे स्टोन रहते हैं वो 6 से लेकर 8 तक होते हैं, हमने देख लिया। एफएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्टिकल साइज, हमारा जो फाइनाइट मॉडुलस है वो पार्टिकल साइज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि बिगर पार्टिकल होंगे तो बिगर फाइनेंस मॉडुलस होगा 11, जैसे कि हमने देखा। यदि हमारा स्मॉलर पार्टिकल है, जैसे फाइन पार्टिकल जो सब किसी पे नहीं रुक पा रहे, सबसे नीचे जाके छलनी पर रुक रहे हैं, तो स्मॉलर एफएम, स्मॉलर फाइनेंस मॉडुलस तो 1 ही आएगा। इन कंक्रीट सैंड विद, यदि कंक्रीट है उसमें सैंड है तो उसका फाइनेंस मॉडुलस होगा एवरेज 3.5 के अप्रोक्स। और यदि उसमें स्टोन है मतलब कोर्स एग्रीगेट है तो उसका होगा 7.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कंक्रीट में आपका फाइन एग्रीगेट है तो 3.5
फाइनेस्ट मॉडुलस होगा। और आपका यदि स्टोन है कंक्रीट में तो वो 7.5 होगा। तो जोन 1 में कोर्स सैंड, जोन 1 में जैसे बहुत बड़ा कोर्स सैंड है, बहुत बड़े सैंड है, तो उसका जो होगा 3.0 से लेकर 3.5 तक होगा। उसको हम आरसीसी फाउंडेशन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज करते हैं। जोन सेकंड की जो सैंड होगी, जो मीडियम सैंड होती है, जो मोस्ट कॉमन है, वो 2.6 से लेकर 2.9 तक होती है। वो जनरल कंक्रीट, पीवीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में और मैसनरी में, चिनाई में यूज करते हैं। जोन 3 की जो आपकी जो सैंड होती है, जो छोटी होती है, वो उसे बोलते हैं मॉडरेटली फाइन सैंड। उसका जो होता है 2.3 से लेकर 2.6 है। उसको हम प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग में यूज करते हैं। अच्छा, जो जोन 4 होती है, जो सबसे ज्यादा फाइन सैंड होती है, उसको बोलते हैं कैसी सैंड, टाइप ऑफ सैंड कैसी होगी, फाइन सैंड। तो वो कितनी होगी, 2.0 से लेकर 2.3। ये होगी टाइल वर्क्स, फिनिशिंग, कोड्स, तो ये होती है। अब जोन फर्स्ट में हमने 60 माइक्रोन की यदि सीव है, ठीक है, उस पर 15 से 34% आपके पार्टिकल रुक रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोर्स सैंड। ठीक है, अच्छा समझ गए सर। और यदि 35 हमारे जोन सेकंड में भाई बड़े पार्टिकल है, 35 से लेकर 59 तक रुक रहे हैं, पासिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मीडियम सैंड। ये बैलेंस ग्रेडिंग है, इसको यूज करते हैं। 60 से 79 तक वो जो है पार्टिकल है वो फाइन सैंड है। और 80 से 100% यदि टोटली रुक रहे हैं तो भैया वेरी फाइन सैंड है। तो यही है, यही चीज समझाइए। यदि आपके 10 mm के जो पार्टिकल है जोन फर्स्ट में, यदि 100% रुक रहे हैं, 100% ठीक है। 4.75 mm की जो सीव है, सीव साइज है, उस पर 90 से 100% रुक रहे हैं सर किसी पर, ठीक है। लेकिन जो 60 माइक्रोन की जो सीव है, उस पर मेरे कहने का मतलब है 15 से 34% रुक रहे हैं आपके क्या, सैंड पार्टिकल, तो उसको बोलते हैं जोन फर्स्ट। और यदि जोन सेकंड में आपके 35 से लेके 60 के बीच में परसेंटेज रुकते हैं, तो उसको बोलते हैं जोन सेकंड, जो फिर जोन थर्ड, ये सब चीज होती है। अब एक चीज समझ लेते हैं कि जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो एग्रीगेट के अप्रोक्सीमेटली होती है। क्या, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। क्या ये होती है सर, ये हो सकती है एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। जाहिर सी बात है, फाइनेस्ट मॉडुलस हम क्या करते हैं, एवरेज ही निकालते हैं, क्यूमुलेटिव निकालते हैं। इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, सर ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इंडिकेट द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट से तो सर मतलब ही नहीं है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से भी मतलब नहीं, ये बस ये बताता है एवरेज साइज फाइनेस्ट मॉडुलस। तो ए इज द राइट आंसर। फाइनेस्ट मॉडुलस जो है, इट इज एन इंडेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द मीन साइज ऑफ ए पार्टिकल इन ए एग्रीगेट सैंपल। जो आपकी फाइनेस्ट मॉडुलस है वो ये बताती है कि पार्टिकल जो एग्रीगेट के जो सैंपल है उसके मीन साइज कितना है पार्टिकलों का। जो आपके जो एग्रीगेट है उनके जो पार्टिकल है उनका मीन साइज कितना है, बस। फिर उनको क्यूमुलेटिव परसेंटेज पर डिवाइड कर देते हैं 100 से, बस। एफ एम इज ए नॉट मैटेरियल प्रॉपर्टीज, ये मैटेरियल प्रॉपर्टी नहीं बताता, बट जस्ट ए इंडेक्स ऑफ ग्रेडिंग, ये ग्रेडिंग बताता है। ये मिक्स डिजाइन में हेल्प करता है कि फाइन और कोर्स एग्रीगेट कौन कौन से हैं। ए चेंज इन फाइनेस्ट मॉडुलस प्लस माइनस 0.2 इफेक्ट वाटर डिमांड इज कंक्रीट मिक्स। यदि आपका फाइनेस्ट मॉडुलस प्लस माइनस 0.2 से है तो वाटर डिमांड हम थोड़ी कर सकते हैं, जो आपकी वाटर सीमेंट रेशियो होगी तो वो सही रहेगा। यदि 0.2 से ज्यादा यदि हमारा एफ एम मॉडुलस प्लस माइनस हो गया तो फिर तो ज्यादा एरर हो जाएगा, वही बताया।
तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन 1 kg ऑफ अ ड्राइड सैंड इन क्यूबिक मीटर रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 cubic meter of wet cement mortar is 1:5 प्रोपोजिशन। इसका क्या आंसर होगा कि आपकी क्वांटिटी सीमेंट की कितनी होगी इन केजी यदि, और उसकी ड्राई सैंड क्यूबिक मीटर में है। ठीक है, कहने का मतलब यह है 1 क्यूबिक मीटर जो है मोटार वेट है ये, तो वो ड्राई में कितना होगा। यदि 1:5 का रेशियो है तो वो ड्राई का बताइए कि ड्राई कितना होगा। वेट यदि 1 है, हम सब जानते हैं, देखो जो इसमें दे रखा है, कैलकुलेट दी 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट मोटार 1:5 प्रोपोजिशन में, कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। हम सब जानते हैं वी मल्टीप्लाई बाय 1.33 अकाउंट टू श्रिंकेज बल्किंग ऑफ वेस्टेज। यदि ड्राई वॉल्यूम करना है तो 1 इंटू ये करेंगे तो 1 मीटर क्यूब आएगा। अच्छा, मिक्स प्रोपोजिशन 1 + 5 तो 6 पार्ट हो गए। सीमेंट का वॉल्यूम हमें निकालना है तो 1 हमारा है ही क्या सीमेंट, ये देखो ये सीमेंट ही तो है, ये 1:5 जो है हमारा ये सीमेंट है, ये सीमेंट है 1:6 है ना, मल्टीप्लाई कर दो 1.33 है ना। ड्राई वॉल्यूम ही तो निकालना है तो आ जाएगा, तो ये आ गया, ये आ गया आपका सीमेंट कंटेंट, ये इतना है और डेंसिटी इतनी है हमारी पता है 1440 सीमेंट की। तो उससे यदि हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि 1319 केजी है हमारा टोटल। ठीक है, और सैंड कंटेंट यदि हमें निकालना है 1:5 है, जैसे कि 5 है ये, तो ये सैंड है जैसे कि 5 × 6 × 10 1.33, तो ये आया आपका 1.108 मीटर क्यूब है ना। तो इसका आंसर होगा डी। यदि वेट वॉल्यूम है तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करनी है 1.33 से, और सीमेंट डेंसिटी हमें पता है 1440 है, और एक सीमेंट बैग की 50 केजी होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब। ये शॉर्टकट है ये एग्जामों के लिए। यदि हमें ये पता करना है सर इसमें कितने बैग लगे तो इसमें 50 से भाग दे दो आ जाता, कितने बैग लगे तो वही। ठीक है, अल्काली एग्रीगेट रिएक्शन AAR, chemical reaction between alkyls in cement Na2O K2O and reactive mineral in aggregate। मतलब यदि आपका जो सीमेंट है उसमें एल्कलीज आ जाते हैं तो उसमें एफ्लोरेंस के देखने को मिलता है, तो वो एल्कलीज कौन से होते हैं Na2O K2O, ये क्या है एल्कलीज है। और यदि ये सीमेंट में जो यदि एल्कलीज है, यदि वो फिर वो कंक्रीट मिलाएंगे तो एग्रीगेट में मिलेंगे, तो उसको ही बोलते हैं तो दो प्रकार के होते हैं ASR ACR। तो अल्काइल सिलिका रिएक्शन, अल्काइल कार्बोनेट रिएक्शन। हम सब जानते हैं कि हमारे कंक्रीट जब बना रहे हैं तो उसमें सिलिका भी होगा कार्बोनेट भी होगा, तो अल्काइल यदि सिलिका के साथ रिएक्शन करते तो उसी को बोलते हैं अल्काइल सिलिका रिएक्शन। यदि सीमेंट हैज केमिकल कॉल्ड अल्कलीज, यदि सीमेंट में यदि एल्कलीज है केमिकल तो वो है Na2O K2O। ठीक है, सम स्टोन एग्रीगेट हैव ए रिएक्टिव सिलिका, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव सिलिका होते हैं, व्हेन दे मेट देन स्टार्ट रिएक्शन, दिस प्रोसेस मेक ए जेल, दी जेल एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, व्हेन इट इज वाटर इज स्वेल, स्वेलिंग क्रिएटिंग प्रेशर इनसाइड द कंक्रीट। इससे क्या होगा कि हमारी कंक्रीट पर क्रैक आने लगेंगे, एक्सपेंड और लूज स्ट्रेंथ होगी, ओवर टाइम कंक्रीट वीक एंड लेस ड्यूरेबल होगी।
जाहिर सी बात है, यदि आपके सीमेंट में एल्कलीज होंगी और एग्रीगेट में यदि एल्कलीज है, उनके साथ रिएक्शन हो पा रहा है, तो वो हमारे कंक्रीट को तो नुकसान पहुंचाएंगी पहुंचाएंगी। एक है, बच्चों के लिए समझ लीजिए, जैसे कि चलो इसे छोड़ो, एक है अल्काइल कार्बोनेट रिएक्शन। यदि सीमेंट, हम सब जानते हैं केमिकल होते हैं अल्कलीज, कुछ डोलोमाइट लाइमस्टोन भी होंगे। यदि आपके एग्रीगेट सिलिका मात्रा ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एलिकला सिलिका रिएक्शन। यदि आपके एग्रीगेट में कार्बोनेट ज्यादा है, मतलब कैल्शियम ज्यादा है, लाइमस्टोन ज्यादा है, उसके साथ रिएक्ट करता है एल्कलीज, तो इसमें लिखा है सम स्टोन रिएक्ट विद अल्कलीज, तो भैया उसमें भी दिक्कत होगी। तो दी स्टोन चेंज दी डोलोमाइटाइजेशन, डिडोलोमिटाइजेशन बोलते हैं इसको, और ये न्यू मटेरियल बनाएगा जिसको बोलते हैं ब्रूसाइट, MgOH का होल्टवाइज्ड एंड कैल्साइड, इसको कैल्साइड भी बोलते हैं। ये कंक्रीट को एक्सपेंड करेगा बेटा, और इस कंक्रीट पर क्रैक आएंगे, फिर ये थोड़ा सा स्पेल होएगा, डैमेज होगा, ठीक है। ये ASR से जो एग्रीगेट सिलिका रिएक्शन है उससे कम है, लेकिन हार्मफुल है बेटा। आपकी सीमेंट में 3 चीजें थी, आपने गौर से ध्यान दिया हो, जो साउंडनेस करती थी। कौन कौन थे वो? लाइम, लाइम सर लाइम थी, और मैग्नीशिया, मैग्नीशिया भी थी, और एक और थी सर, बताइए, जो रेस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? साउंडनेस के लिए। कौन थी वो? देखो हम ये पढ़ रहे थे ना सीमेंट में, LSAIM, तो लाइम भी है, सिलिका भी है, और मैग्नीशिया, ये 3 चीजें जो आपके साउंडनेस करती हैं सीमेंट में। जब सर सीमेंट में साउंडनेस करेंगी लाइम, सिलिका और मैग्नीशियम, तो फिर सर एग्रीगेट के साथ भी वो कुछ ना कुछ करेंगी, तो वही है बेटा एल्कलीज, ASR, और ठीक है AR ASR, ये वही है। फैक्टर इफेक्टिंग एल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शन, रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट, सिलिका एग्रीगेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। भाई सिलिका, जैसे यदि एग्रीगेट में सिलिका की मात्रा होगी तो ASR, एग्रीगेट में लाइमस्टोन यदि चूने की मात्रा ज्यादा होगी तो ACR। ASR की फुल फॉर्म क्या है? अल्काइल सिलिका रिएक्शन। तो अल्काइल किस में होगी? सीमेंट में। सिलिका किस में होगी? एग्रीगेट में। तो यदि सीमेंट एग्रीगेट मिलकर जो दिक्कत होती है वही है हाई एल्कलीज कंटेंट इन सीमेंट, मोर Na2O K2O इंक्रीज रिस्क। यदि आपकी ज्यादा मात्रा में N2O K2O है तो भाई ज्यादा रिस्क हो जाएगा। मॉइस्चर पर भी इफेक्ट करता है ना। कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपके एल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शन को? मॉइस्चर ही बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर कंडीशन, भाई जाहिर सी बात है, यदि हाई टेम्परेचर होगा तो ज्यादा एल्कलीज रिएक्शन जल्दी बहुत तेजी से होंगी। कैसे बचा जाए इनसे? हमें नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट को सेलेक्ट करना चाहिए और उनकी टेस्ट करना चाहिए जब उनको लेना चाहिए।
भाई हमारे एग्रीगेट में सिलिका की मात्रा लाइमस्टोन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या मैग्नीशिया की मात्रा। अल्कोहल हमें पता ही है सर, N2O K2O, ये भी सीमेंट में थी। एल्कलीज के कारण सर हमें पता है सीमेंट में एफ्लोरेंस होता था, धब्बे धब्बे पड़ जाना। यूजिंग लो अल्कलाइल सीमेंट, जिसमें लो अल्कलाइल सीमेंट हो वो भी हम यूज करें। हाँ सर समझ गए, 0.6% होना चाहिए। यूजिंग प्लोजानिक मटेरियल, फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, स्लैग, कंज्यूम एल्कलीज एंड रिड्यूस रिएक्टिविटी। अच्छा, फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, स्लैग, इनको यूज करना चाहिए। इनमें एल्कलीज आपकी कम होती है और रिएक्टिव रिएक्शन कम होती है। एयर इंटर एजेंट को यूज करें। इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस। अच्छा, मॉइस्चर कंट्रोल होना चाहिए। डेंस कंक्रीट, वाटर प्रूफिंग, प्रॉपर करिंग टू लिमिट वाटर इनग्रेस, ये भी चीज होनी चाहिए। समझ गए सर। तो हमारे जो अच्छे एग्रीगेट होंगे तो उनमें क्या क्या विशेषता होंगी, तो जैसे कि वो हार्डनेस और स्ट्रेंथ होगी, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। ड्यूरेबिलिटी होगी, भाई हमें हमें जानना है लंबे वक्त तक चलना चाहिए वो। टफनेस हो, भाई सडन शॉक नहीं आना चाहिए। कोई भी सडन ऊपर से कोई वाहन एक्सीडेंट हो गया किसी वाहन, तो हम देखते हैं बहुत कलामंडी खाटती है गाड़ी, तो वो शॉक होता आता है, तो उसकी टफनेस भी तो पता हो एग्रीगेट की। यदि हम सड़क में एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सड़क बनाने में हम एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, तो उसका टफनेस भी तो पता होना चाहिए कि वो टफनेस कितनी हो। सेफ एंड टेस्टर, भाई जाहिर सी बात है राउंडेड होगी तो हमें पता है वर्कबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन उसमें बढ़िया नहीं होगी स्ट्रेंथ के मुकाबले में। और आपकी एंगुलर होगी तो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होगी लेकिन वर्कबिलिटी कम होगी। ग्रेडिंग, भाई उसमें वर्ड कम हो, यदि वर्ड कम होंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी। क्लीननेस, है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन 5 से 10% तक हमारी स्टोन या एक प्रकार से एग्रीगेट की होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस, है ना। इंपैक्ट क्रशिंग रेसिस्ट वैल्यू, इंपैक्ट क्रशिंग मतलब हैवी लोड आ गया उस पर, तो ये भी जो गाड़ी के जैसे ब्रेक लगते हैं बार बार। अब थोड़ा जान लेते हैं ओरिजिन और प्लोजना। जो आपके प्लोजाना है, पोजलानस, ये आए थे, एक टाउन था, टाउन के पास था माउंट विसिशियस, वो टाउन था इटली। इटली के पास एक माउंट विनियस था, तो वहां से ये शब्द लिया गया पोजली। ये एशियंट रोमन डिस्कवर्ड दैट जो वोल्केनिक एस होती है, ज्वालामुखी की जो राख होती है, धूल होती है, उसको यदि मिक्स करें हम ये लाइम के साथ, तो हमारा कुछ अच्छा मेटेरियल बनता है, तो उसको बोलते हैं सीमेंट लाइक, सीमेंट की तरह बनता है, उससे बोलते हैं हाइड्रोलिक्स लाइम। जैसे कि हमने पढ़ा था 3 तरह के होते हैं हमारे लाइम, कौन कौन से, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, एक और था फ्रीबी लाइम। तो ये जो डिस्कवरी थी ये रिवोल्यूशन क्रांतिकारी थी, और इससे हमारे जो स्ट्रक्चर बन रहे थे वह बहुत ही बढ़िया बने, और उनको हम समुद्र की सतह पर भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे। भाई समुद्र में हमारी जो जो हम यदि चूना वूना यूज करते थे तो वो जल्दी केमिकल रिएक्शन हो जाती थी, या कह सकते थे सल्फर अटैक हो जाता था, कई सारे अटैक होने के कारण वो डिग्रेड हो जाता था। लेकिन ये बहुत ही क्रांतिकारी डिस्कवरी थी कि यदि हमने ज्वालामुखी की राख या धुआं, उसे धूल, मतलब धूल को तो कवर कर सकते हैं, धूल तो एक समय बाद उड़ती है फिर थोड़ी नीचे बैठ जाती है, वही बेटा। तो प्लोजना ए सिलीसियस और एल्युमिनियस मटेरियल, ठीक है, लेकिन इसमें कोई सीमेंटेड मटेरियल प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसमें कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। लेकिन यदि ये चूने के साथ मिल जाए, सीमेंट के साथ मिल जाए, तो उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देती है। बट व्हेन फाइनली डिवाइडेड एट मिक्स विद लाइम, मतलब COH एंड वाटर्स, इट रिएक्ट केमिकल
टू फॉर्म कंपाउंड विद cementitious प्रॉपर्टीज, मेनली कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। हम सब जानते कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये जो है भाई, इसके अंदर जो एल्युमिनियम और जो सिलिका पाई जा रही है वो उसके अंदर कोई बांधने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि हम लाइम के साथ उसे रिएक्ट कर देते हैं तो लाइम को इनहेंस कर देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं फैट लाइम इतना वो स्ट्रेंथ नहीं देता, लेकिन हाइड्रोलिक लाइम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, जबकि उसमें 70 से लेके 80% तक क्या हमारा लाइम पाया जाता है, और 20 से 30% उसमें इंप्योरिटीज होती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होता है बहुत जल्दी। हाँ सर वही है। तो टाइप ऑफ पोजोलानास, एक तो होता है नेचुरल, जो नेचुरल मतलब जैसे क्ले, सेल्स, डायटोमस अर्थ, वेल्कोनिक स्टफ्स, है ना, प्यूमिटीज, रेनीस एंड ये, ठीक है, किले में, सेल्स में, इन चीजों में। आर्टिफिशियल होती है बेटा, जैसे कि फ्लाई एश, जो कोयले से जलने के बाद जो राख बचती है, ग्राउंड ब्लास्ट, फर्नेस लैग, सिलिका फ्यूम, सुबोकेट, राइस की भूसा, रोमन कंक्रीट, ओपा सीमेंटेशियम, यूज्ड वोल्केनिक प्लोजानाज, लाइम एंड रबल्स। ठीक है, जैसे रोमन में जो कंक्रीट है उसमें वोल्केनिक प्लोजना और लाइम और रबल्स का यूज किया गया। एक होती है रबल्स, है ना, ये 2000 साल पहले की बात है कि पोजोलाना ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, जो अब तक चल रहे हैं हमारे। अब फ्लाई एश, तो फ्लाई एश बेटा ये एक प्रकार की राख, देख लो ये ऐसी होती है, डस्ट टाइप की, ठीक है। तो फ्लाई एश इज ए फाइन पाउडर, हमें पता है सर फाइन पाउडर ही है, दैट कम फ्रॉम बर्निंग कोयला ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट से कोयले की राख निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्लाई एश बोलते हैं। मतलब थर्मल प्लांट होते हैं, जैसे कि दादरी में एनटीपीसी है और नरोरा में है, नरोरा बुलंदशहर में। तो कंपोजिशन मेनली सिलिका SiO2, उसमें SiO2 होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड, और स्मॉल अमाउंट में क्या अर्बन कार्बन होता है, थोड़ा सा कार्बन होता है जो जला हुआ नहीं होता। यह है इन्वायरमेंट में हम ऐसे ही डाल देते हैं, अनकंट्रोल था, जिससे हमारे पॉल्यूटेड एयर होती थी, वाटर पॉल्यूटेड होता था, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता था। बट इसको यूज करने से कंस्ट्रक्शन में हमारी सीमेंट डिमांड में इसकी बढ़ोतरी हुई है, सीमेंट में यूज करते हैं, और इसे सीमेंट में यूज करने से इसकी इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी बढ़ी है और सीमेंट भी अच्छा हुआ है। जैसे कि पोजोलानिक रिएक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा SiO2 में COH का होल ट्वाइस मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं CHS। ये कैल्शियम सिलिकेट ये बन गया हाइड्रेट। यही तो चाहिए सर, यही तो स्ट्रेंथ देता है हमारे सीमेंट में, यही तो वो केमिकल कंपाउंड है जो सर रिएक्शन करके बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है। हमें पता है सर SiO2 तो फ्लाई एश में है, और COH का होल ट्वाइस ये आपका क्या है, पोजोलानिक वो है, पोजोलानिक मटेरियल। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रे पाउडर अल्कलीज, ठीक है। पार्टिकल साइज इसका 1 से लेकर 100 माइक्रोन तक होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है सीमेंटेज मिक्स में। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.9 से लेकर 2.8 तक, सीमेंट से बहुत कम होती है, सीमेंट की 3.5 होती है, 1.5। इसका सरफेस एरिया होता है 300 से लेकर 500 मीटर स्क्वायर पर केजी, बट ये पहुंच सकता है 700 मीटर स्क्वायर पर केजी तक। लेकिन आपके सीमेंट की जो अराउंड होती है कम से कम सरफेस एरिया 330 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है, ठीक है। हाँ, बल्क डेंसिटी
540 से लेके 860 केजी पर मीटर क्यूब होती है बल्क डेंसिटी इसकी, डिपेंडिंग इसके पार्टिकल कैसे हैं, एयर वॉइड कैसा है उसके हिसाब से। पोजलिंग प्रॉपर्टीज, हम यदि जानते हैं कि रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो CHS जेल बनता है जो हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। वर्कबिलिटी इंप्रूव कंक्रीट फ्लो ड्यू टू स्पेरिकल पार्टिकल शेप। ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस परमेबिलिटी, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, ये रेसिस्ट करता है सल्फेट अटैक से बचाता है और रिड्यूस परमेबिलिटी करता है और लोअर हीट एंड हाइड्रेशन करता है। जाहिर सी बात है यदि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्रैक्स कम आएंगे, परमेबिलिटी कम होगी तो उसमें पारगम्यता मतलब पानी बहने की क्षमता कम होगी तो हमारा वो ड्यूरेबल भी होगा, सल्फेट अटैक से बचाएगा, ज्यादा सल्फेट अटैक से बचाएगा तो ज्यादा दिनों तक चलेगा। इको फ्रेंडली ये है, इसलिए है ये यदि हम फ्लाई ऐश को यूज कर रहे हैं सीमेंट में तो इससे हमारी CO2 इमिशन भी कम हो रही है। इट इज ए गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज रिड्यूस वेस्ट फॉर पावर प्लांट। बस भाई यही है, NTPC में जो राग है हम उसको यूज करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट कैन बी मिक्स विद सीमेंट टू मेक आपका कंक्रीट स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंगर करता है कंक्रीट को। इट हेल्प कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, क्रैक्स को कम करता है, ये आपका सस्ता बनाता है कंक्रीट को या सीमेंट को भी। इसको हम कंक्रीट जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड बनाने में ब्रिक्स में यूज करते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी बनाते हैं इससे, है ना। रोड एंड एम्पार्टमेंट भी बनाते हैं इससे, जिससे कि हमारी क्या एम्पार्टमेंट बहुत मस्त बनता है। प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज ऑफ फ्लाई ऐश इन कंक्रीट। इकोनॉमी, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फ्लाई ऐश के एडवांटेज क्या है, उसकी गुण क्या है भाई, ये इकोनॉमी है, बहुत सस्ता पड़ेगा, वर्कबिलिटी को बढ़ाता है, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन को कम करता है, ग्रेटर इम्परवेशियस मतलब डेंसर होता है एक प्रकार से, लेस परमेबल स्ट्रक्चर, ये मैंने पहले बता दिया, रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, फ्रीजिंग और थ्रोइंग को रेसिस्ट करता है, कोल्ड क्लाइमेट में भी बहुत बेटर क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, सल्फेट अटैक से बचाता है ना, केमिकल रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा है इसका, है ना, रिड्यूस एल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शन को भी करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे सीमेंट में एल्कलीज पाई जाती है, एग्रीगेट में हमारे दो तरह के होते हैं, सिलिका या आपका लाइमस्टोन, एक होता है ASR, एक होता है AAR। तो वो उसको भी कम करता है जिससे हमारी क्रैकिंग और एक्सपेंशन कम होते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी कम करता है, कॉस्ट को भी कम करता है ना, और ये आसानी से थर्मल प्लांट के पास मिल जाएगा। बिफोर पोर्टलैंड सीमेंट, जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट खोजा था तो पहले पोजलाना का यूज करते थे लाइम्स में, जिसका यूज करते थे मोटार और कंक्रीट में। आजकल फ्लाई ऐश का यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल पोजलाना में। इट इज ए पार्शियल रिप्लेस सीमेंट ऑन कंक्रीट। कम से कम ये 20 से 30% सीमेंट के पार्टिकल को रिप्लेस कर देता है, मतलब एक में जब भी तो सस्ता होगा। पोजलानिक एक्शन, यदि आपने OPC सीमेंट में सिलिका और पोजलाना मिलाते हैं तो इससे फ्री लाइम रिलीज होती है जिससे हाइड्रेशन कम होती है, इसी को बोलते हैं पोजलानिक एक्शन। सिलिका जो है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, ये स्लोली करता है सिलिकम कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जब स्लोली होगा तो आसानी से रिएक्शन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, तो इसलिए इंपरबिलिटी बढ़ती है, इससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ भी होती है। कहने का मतलब यह है यदि आपको OPC सीमेंट है उसमें यदि हम पोजलाना मिला देते हैं, यदि हम सिलिका मिला देते हैं तो इसमें हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं पोजलानिक एक्शन, जैसे कि हमने पोजलानिक में पढ़ा था। एक होता है एम्फोरर एंड सिलिका रिएक्ट रेडली विद लाइम while crystalline silica react slowly।
ये स्लोली रिएक्ट करता है। C3S में H2 मिला दें तो CHS बनता है और CaOH का उल्टवाइज, ठीक है। पोजालेनिक में CaOH का उल्टवाइज SiO2 में डाल देते हैं तो CH जेल बनता है। कम से कम पोजालाना रिप्लेस करता है 10 से 30% सीमेंट को। अच्छा, रिक्वायर्स सफिशिएंट मॉइस्चर, ये लॉन्ग टाइम कंप्लीट रिएक्शन, यदि कम मॉइस्चर भी है ना तो ये कंप्लीट रिएक्शन कर देता है। इसको ऐसा नहीं है 32% पानी चाहिए, 32% से भी कम पानी होगा तो रिएक्शन कर देगा, तब भी मतलब सीमेंट अच्छी प्रक्रिया बना देगा, हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथ देगा। यूज्ड वेयर हीट ऑफ हाइड्रेशन मस्ट बी रिड्यूस्ड, suitable for mass concrete such as drains, massive foundation, retaining walls में बेसिंग फाउंडेशन में यूज करते हैं। जब इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी तो भाई जाहिर सी बात है इसे फाउंडेशन में, बड़ी बड़ी फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं। इससे हमारी वर्कबिलिटी बढ़ेगी कंक्रीट की, इससे हमारी ब्लेडिंग, सेग्रीगेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है, इंप्रेसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब मैंने बताई दी है आपको। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एम्फोलरेंस सिलिका जो होती है, जैसे सिलिका आप सब जानते हैं सैंड, रॉक एंड ग्लास में मिलती है, और एम्फोलरेंस का मतलब है विदाउट शेप, नॉट अरेंज नीटली। यदि आपकी जो सिलिका है वो टिनी पार्टिकल है और वो रैंडम अरेंज्ड है तो उसी को, बिकॉज इट इज ए नॉट ए क्रिस्टल फॉर्म, यदि ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है तो इट कैन रिएक्ट मोर इजिली, जब तो जल्दी ज्यादा रिएक्ट हो पाती है अदर मटेरियल से। सीमेंट एंड कंक्रीट एमोर्फस सिलिका हेल्प मेक टू स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर इलास्टिक, जब तो ये वाटर प्रूफ एंड ड्यूरेबल करता है। अच्छा सर समझ लो। अब देखो जैसे कि ये है जो शुगर क्रिस्टल है, जैसे कि ये शुगर क्रिस्टल और कॉटन, ठीक है। क्रिस्टल जो हार्ड एंड स्लो है, क्रिस्टल को यदि हम पानी में मिलाएंगे तो वह हार्ड है और वो स्लो डिसॉल्व होंगे, बट कैंडी जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाती है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो एमोर्फस जो है, एमोर्फस सिलिका वो कॉटन कैंडी की तरह है, ये रिएक्ट करती है फास्टर और हेल्प करती है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। अच्छा, क्रिस्टलाइन सिलिका इज ए लाइक ए हार्ड चॉकलेट बार, जो आपकी क्रिस्टलाइन जो सिलिका है वो एक प्रकार से चॉकलेट बार हार्ड जो रहती है वो उसी की तरह। ये इसके पार्टिकल अरेंज्ड है, जब इसके पार्टिकल अच्छी तरीके से अरेंज्ड है तो ये आसानी से नहीं टूट पाते। और एमोर्फस जो है एक प्रकार से, एक एग्जांपल और है कि जो आपका कह सकते हैं जो सॉफ्ट कोका पाउडर है, ये रैंडम और लूज उसमें पार्टिकल है इसके, तो जल्दी से, जैसे कि कोका पाउडर जैसे कि आपका हम कॉफी बनाने में यूज करते हैं तो कॉफी जल्दी बन जाती है, यदि कॉफी के चीनी की तरह आपके क्रिस्टल होते तो फिर देर में बनती। तो एमोर्फस सिलिका जो है वो सिलिका है विदाउट शेप, तो विदाउट शेप की वजह से रिएक्ट करती है क्विकली, बहुत जल्दी, और ये हमारी कंक्रीट को स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बनाती है। अब आते हैं क्या, पल्वराइज फ्यूल एज फ्लाई एज, फाइन पार्टिकल होते, जाहिर सी बात है ये कोयला से जली हुई बनती है, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर्स इन थर्मल प्लांट। अच्छा, फाइनेस, ये बहुत ज्यादा फाइनेस होता है ओपीसी के मुकाबले, ये स्पेरिकल शेप में होता है, इरेगुलर भी होता है, कलर इसका लाइट ग्रे होता है, सब चीज मैंने बताई दी है कोलोजना वाले वाल तक। फ्लाई एश में तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, केमिकल होते हैं, एक तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कोयला के डिपेंड करता है, कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा भी हो सकता है कम भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कैल्शियम, और भी चीज होती है, बहुत सारी चीज होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये है SiO2 20 से 30%, ये बिटुमिनस कोयल फ्लाई एश है तो, है ना। हाँ भाई, जैसा कोयला यूज करेंगे ऐसी हमें उसकी राख मिलेगी। ये देखिए, यदि हम कोयला कह सकते हैं, हम कोयला यदि हमने लिया, उसको हमने भट्टी में डाला, भट्टी में डालने के बाद वो गर्म हुआ, तो फिर इसमें से NOx रिमूवर हुए, ठीक है, फिर ये गर्म हो रहा है, ठीक है सर, ये देखो यहां से बहुत
जनरेटर है, ये बहुत गर्म हो रहा है, बाद में ठंडी होकर इधर हो जा रहा है। फिर इसमें से NOS निकलने के बाद ये जो बचती है फ्लाई एश, उसी को SiO2 करके फिर इसको हम कहाँ स्टैक्स में यूज करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं अब ये, ठीक है। भाई एक चीज और समझ लीजिए, ASTM क्लासिफिकेशन के हिसाब से फ्लाई एश कितने प्रकार की होती है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लाई एश डिटरमाइंड टू इट क्लास, क्लास में बांट दिया गया है। देखो क्लास F फ्लाई एश का मतलब यह है कि ये बिटुमिनियस और आर्टिलियस कोल है, इसमें 70% से ज्यादा SiO2 Al2 F3 होगा, इसमें लो कैल्शियम कंटेंट होगा, ये प्लोजेनिक, ये लाइम और सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ये अच्छा है, बेस्ट है ये क्लास F वाला। एक होता है क्लास C, क्लास C में सब बिटुमिनस और लिग्नाइट कॉइल होते हैं, इसमें 50% से ज्यादा होती है SiO2 Al2 Fe2, ठीक है। ये बहुत देर में स्ट्रेंथ देता है। ये चीज हमने पढ़ी ली है सारी। अब आते हैं, देखो फाइनेंस, जैसे कि हमें पता है कि 320 होता है ग्रेड 1 में, ये 250, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। यूज्ड इन फ्लाई एश, फ्लाई एश हम कहीं यूज करते हैं भाई, पोर्टलैंड सीमेंट में यूज करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लाई एश ब्रिक्स में, मतलब ब्रिक्स बनाने में यूज करते हैं, एसफाल्ट कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं, एम्पैटमेंट रोड के एम्बैंकमेंट में भी बनाने में यूज करते हैं, जॉय पॉलीमर यूज करते हैं, एज ए क्रिस्टलेज यूज करते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं आपकी। कंपोजिशन देख लीजिए, प्योर पोर्टलैंड सीमेंट इज बाइंडर, लेकिन पार्शली रिप्रेजेंट सीमेंट फ्लाई एश, ठीक है। ये हाई इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी लोअर है, अर्ली स्ट्रेंथ, स्लो रिएक्शन है इसकी वजह से, ये 28 दिनों के बाद स्टेबलाइज हो जाता है, ये कम से कम 1 ईयर तक स्ट्रेंथ गेन कर देता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट है, केमिकल अटैक भी बहुत कम है, इसमें सुपीरियर रेसिस्टेंट, मतलब केमिकल अटैक से बहुत अच्छा बचाता है, और परमेबिलिटी को कम करता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये इसमें हायर परमेबिलिटी है, जिससे आसानी से पानी बढ़ जाता है, इसमें लोअर परमेबिलिटी है ना, ये सब चीजें, और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, जब भी तो हम इसको मास कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। इसमें सेटिंग टाइम, ओपीसी में सेटिंग टाइम नॉर्मल है, इसमें क्या है, लॉन्गर है, इसमें थोड़ा स्लो होता है, तो इसमें 30 मिनट में हो जाता है, इसमें कम से कम बहुत टाइम लेता है। इसमें हमने बताया दिया हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा। इसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है, ये हाई CO2 इमिशन होता है, इसमें रिड्यूस करता है, तो हमारी इन्वायरमेंट को और बचाता है। इसकी वर्कबिलिटी मॉडरेट है, इसकी इंप्रूव वर्कबिलिटी को इंप्रूव करता है, ये जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ये मेरीन स्ट्रक्चर, अंडर वाटर फाउंडेशन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इन सब में यूज होता है। फ्लाई एश ब्रिक्स, भाई फ्लाई एश के साथ जो ब्रिक बनेंगे वो होंगी, इसमें कैसी ब्रिक्स है, फ्लाई एश सेरेमिक्स एंड प्लोजेनिक प्रॉपर्टीज इन सुटेबल फॉर ब्रिक मेसनरी, ये स्मूथ सरफेस, यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, प्रोवाइडिंग डायमेंशनल इक्विवेलेंसी है, ये सब चीज होती है ना। इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, रेसिस्ट टू वाटर एंड केमिकल, बेटर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, इको फ्रेंडली होती है, इंडस्ट्री वेस्ट को यूज कर रहे हैं तो हम सेव के लिए एंड प्रिवेंट टॉप साइल रूज, है ना भाई, जाहिर सी बात है। इसमें यूनिफॉर्म साइज एंड स्मूथ, लाइट वेट होता है भाई, कम वजन होगा, गुड थर्मल इंसुलेशन, साउंड डाइजेशन सबसे बेस्ट है वही। अब एक चीज और समझ लो, जो आपकी ब्रिक्स है उसमें बाइंडिंग कैसी थी, लाइट थी, इसमें डेंस है। इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का और थोड़े ब्राउनिश कलर का, वेरी करती है, ये यूनिफॉर्म होता है, एक ही कलर का होता है, ग्रीनिश। ब्रिक्स में हमारी इरेगुलर शेप भी हो सकती है, इसमें यूनिफॉर्म ही होती है,
इसमें वेट ज्यादा है, इसमें उससे हल्की है। इस ब्रिक्स में आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें 100 kg पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 20 से 25% है, इसमें 6 से 12% है, आधी है। तो यही इसमें लिखा है, हायर स्ट्रेंथ, मोर ड्यूरेबल, बेटर वर्केबिलिटी, रिड्यूस ब्लीडिंग, रेसिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, लेस श्रिंकेज, इको फ्रेंडली, ये सारी चीजें लिखी हैं। अब दूसरी टर्म में हम कह सकते हैं कि ये हमारे रिड्यूस एक्सेवेशन ऑफ क्ले, मिट्टी, भाई मिट्टी को खोदने से बचाएगा। ये हमारी ब्रिक को भी कम करता है, कीमत को सस्ती बना देता है ना। मोटार्स में कम यूज कर सकते हैं हम इसे, मोटार इसमें कम यूज कर सकते हैं। मोटार भाई जाहिर सी बात है, जो ईंटों पे यूज ज्यादा करेंगे इसमें कम करेंगे। वाटर डैमेज इसमें बेटर रेजिस्टेंस है। तो यही है बेटा। तो ये थे आपके कुछ फ्लाई एश के एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देख लीजिए। एनवायरमेंटल इशू, फ्लाई एश नॉट ट्रीट प्रोपरली, डर्टी वाटर कैन मिक्स ग्राउंड वाटर। देखो यदि हम इसमें डर्टी वाटर यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये प्लांट, एनिमल और पीपल के लिए बहुत हानिकारक है। इससे फास्ट सेटिंग नहीं हो पाती, और विंटर सीजन में तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इन इंडिया 25% ऑफ फ्लाई एश यूज्ड, ठीक है, और यूएसए में तो 45% से नीचे यूज कर रहे हैं हम इसको। फ्यूचर पोटेंशियल ये है कि $1 मिलियन रिसोर्सेज के हिसाब से बनेगी ये। अब आते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है हमारी, एल्युमिनियम को नेक्स्ट वीडियो में बनाने की बताएंगे। तो कोशिश करिए मैंने इस वीडियो में समझाने की, पोलर की एक्शन, ठीक है, हर चीज, एग्रीगेट का कुछ पार्ट इसमें खत्म करा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ठीक है, एल्युमिनियम को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।